नमस्कार। बैकबेंचर्स के 7वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने पूरे चैनल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों की, मैं बात कर रहा हूं समाज की। लेकिन आज मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो इस समाज के निर्माता हैं, जो इस समाज का निर्माण करते हैं। आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, आपका बेटा वैज्ञानिक बनेगा, और उसके लिए आप हमेशा अपने बच्चों को भेजते हैं विद्यालय। विद्यालय में पढ़ाता है शिक्षक। आज पूरे भारतवर्ष में, विशेष रूप से मैं निजी विद्यालयों की बात कर रहा हूं, जहां के शिक्षक न जाने किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कारण एक शगुफा सा छूटा कि विद्यालयों को फीस ना दी जाए, और पूरे भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से इस पर हल्ला हुआ कि विद्यालयों को फीस ना दी जाए। यदि आप ध्यान देंगे तो पिछले 4-5 महीनों में सारा ध्यान इसी बात पर था कि विद्यालयों को फीस ना दी जाए, विद्यालयों की फीस माफ कर दी जाए। सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी विद्यालयों में ये हो सकता है कि फीस माफ कर दी जाए, और क्योंकि अध्यापकों को फिर भी वेतन मिलेगा। लेकिन निजी विद्यालयों में क्या हुआ? सरकार का दबाव, जनता का दबाव, नतीजा यह हुआ कि कई विद्यालयों ने अपनी फीस कम की। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया, क्या किसी ने यह देखा कि जो निजी विद्यालय हैं वो जो भी उसका खर्च आ रहा है, क्या वो स्वयं वहन कर रहे हैं? नहीं हो रहा है ऐसा। वो आपके बच्चों के भविष्य के निर्माताओं की तनख्वाह काट ले रहे हैं। कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60%, और कई कई जगह तो अध्यापकों की छटनी कर दी गई है, उनको बैठा दिया गया है। तो आप खुद सोचें कि इस विषम परिस्थिति में आपके बच्चों का भविष्य निर्माता, जो आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो आपके बच्चों को अच्छा बनाना चाहता है, वो अपने परिवार को किस तरह संभालेगा? या तो वो अपना परिवार संभाले, वो सारे दिन यदि इसी दुश्चिंता में रहेगा कि मेरा क्या होगा, मेरी ईएमआई कैसे जाएगी, मेरे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, मैं कैसे घर चलाऊंगा। ये आप जानते होंगे कि निजी विद्यालय, चलिए मैं बड़े बड़े जो विद्यालय हैं उनकी छोड़ दीजिए, चलिए उनकी क्यों छोड़, इसलिए दीजिए कि उनको तनख्वाह उनको इतनी मिलती है कि यदि कट भी जाती है तो वो किसी तरह से अपना भरण पोषण कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके वो संभाल लेंगे। लेकिन क्या सब विद्यालय वैसे हैं? 80% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अगर आप पूरा वेतन देखें तो वेतन 25,000, 30,000, यहां तक कि 5,000, 10,000 में भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति 25,000 रुपए पा रहा हो, यदि उसको 12,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगे, कैसे पढ़ाएगा वो आपके बच्चों को? मेरा इस पूरे उसमें जो भी परिस्थितियां बनी, इसमें मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है, मुझे तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि 5 महीनों में कहीं से कोई आवाज नहीं उठी कि भाई अगर आपको पैसे की तंगी है तो पैसा तो हर जगह माफ होना चाहिए। अस्पताल लूट रहे हैं, कोई समस्या नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं। बैंक अपना जो आपकी ईएमआई जाती है उस पर ब्याज दर कम करने को तैयार नहीं है, कोई समस्या नहीं। ब्याज आप बाद में दीजिएगा, 3 महीने बाद दीजिएगा, ये तो कह दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज देंगे आप, कोई समस्या नहीं है। रेल चली तो भाड़ा पूरा, बस का भाड़ा पूरा, हवाई जहाज का भाड़ा पूरा, कोई समस्या नहीं है किसी को, कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। यानी आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ समझौता करने को तैयार हैं, आप बाकी जगह पे समझौता करने को तैयार नहीं है। आपकी कार चलनी चाहिए, आपकी मोटरसाइकिल चलनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेट्रोल 80 रुपए है तो सरकार को तो धनराशि चाहिए, सरकार को देश चलाना है। अब देश चल रहा है या देश जल रहा है, ये आप जानें, ये आप तय करें। लेकिन वो अध्यापक जो आपके भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहता है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहता है, उसके थाली से निवाला जरूर छीनना है। यह अजीब सी बात हो गई है, एक भेड़ चाल है पूरे हमारे देश में कि एक शगुफा छूटता है और सब पूरी दुनिया उसके पीछे, एकदम से पूरा के पूरा जो भारतवर्ष में हर आदमी उसके पीछे चल पड़ता है। आपने इसके अलावा कहीं भी विरोध का स्वर सुना? कहीं सुना कि सरकार ने यह कह दिया होगा कि चलिए आप जितने भी कोरोना के मरीज हैं सबका इलाज मुफ्त होगा, नहीं लिया जाएगा पैसा किसी से? कहीं आपने सुना यदि किसी को जाना है, नौकरी के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं पर भी जाना है, मुफ्त जाएगा वो? सुना कभी? फिर सिर्फ
एक समुदाय के पीछे क्यों पड़ जाते हैं सब, एक समुदाय के पीछे पड़ गए। सोच लीजिएगा कभी। निजी विद्यालयों में अध्यापक हमेशा दुधारी तलवार पर रहता है, उसका जीवन वैसे ही कष्ट में रहता है। उसका कारण यह है कि एक तरफ मैनेजमेंट जिसे टॉप का रिजल्ट चाहिए, यह कोई सरकारी स्कूल की तरह नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में काम करना इतना आसान नहीं होता। और अगर आप किसी बड़े शहर में बड़े विद्यालय में हैं तो और भी कठिन है। यानी एक तरफ प्रबंध समिति की धार, दूसरी तरफ अभिभावकों की यानी माता पिता की धार, अध्यापक बीच में। इधर कुछ बोलेगा तो कटेगा, उधर कुछ बोलेगा तो कटेगा। यानी एक व्यक्ति जो हर पल अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, जो हर पल इस डर में रहता है कि कहीं मैनेजमेंट नाराज ना हो जाए, कहीं अभिभावक नाराज ना हो जाए। और अब तो तीसरा है, आपको शायद पता होगा, जो बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनको पता होगा कि अब तो एक नई चीज आ गई है कि अब अध्यापक का, कल तक तो ये था कि प्रबंध समिति जो है वो देखेगी अध्यापक कैसा पढ़ा रहा है, कैसा है, नहीं है, ठीक है ना। आप जानते ही हैं, नौकरी होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, सब कुछ होता है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है, ठेके पे अध्यापक आते हैं। ठीक वैसे ही अब माता पिता भी करेंगे, करने ही लगे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें बच्चे भी करेंगे। वो बच्चा, आप सोच के देखिए, साधारण सी बात बताता हूं आपको। छोटा बच्चा, कक्षा 6, 5, 4 का बच्चा, वो जाता है और जाने के बाद अगर माताजी ने डांट दिया तो पिताजी के पास जाएगा, कहेगा मम्मी बहुत खराब है। मम्मी ने डांट दिया, पिताजी ने डांट दिया तो मां के पास जाएगा, कहेगा पिताजी बहुत बुरे हैं। वो अबोध है वो बच्चा, उसे नहीं मालूम, बड़ी इनोसेंटली वो बात कहता है। लेकिन वही बच्चा जब अपने टीचर को इवैल्यूएट कर रहा होता है, तो आप सोच के देखिएगा कि उस समय अपने अध्यापक का मूल्यांकन करते हुए यदि सुबह कोई घटना घट गई और उसने ये कह दिया, अध्यापक ने कह दिया नहीं, ये तो काम तुमने ठीक नहीं किया, इसको और अच्छी तरीके से किया जा सकता था, और यदि बच्चे को लग गई या बच्चे को बुरी लग गई कोई बात या किसी भी कारण से, और उसी दिन इवैल्यूएशन होना हो, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। प्रबंध समिति उस बच्चे की अबोधता नहीं देखेगी, वो लिखा हुआ देखेगी, वो उस पर देखेगी कि उसने ऑप्शन क्या चुना, किस विकल्प पर उसने निशान लगा दिया। भाई, इन परिस्थितियों में जीने वाला अध्यापक आज की तारीख में, मैं निजी विद्यालयों की बात कर रहा हूं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इन विशेष परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में मैं विषम परिस्थिति कह रहा हूं, इन विषम परिस्थितियों में जीने वाला अध्यापक आज जब ऑनलाइन चल रहा है, 10-10 घंटे काम कर रहा है। बहुत सारे अध्यापक तो ऐसे हैं, मैं जानता हूं निजी रूप से, जिन्होंने पूरे जीवन भर पढ़ाया, पुस्तकों से पढ़ाया, कॉपी पर पढ़ाया, आज उनकी उम्र जो है बिल्कुल सेवानिवृत्ति के आसपास ही हैं बेचारे, 57-58 साल में। आज वो उन 3-4 वर्ष काटने हैं, उसके लिए वो जूझ रहे हैं कि किस तरह से नई तकनीक के साथ वो सामने आए। नौकरी तो उन्हें भी करनी है, लेकिन वही स्थिति है, आधी तनख्वाह पे काम करो। क्योंकि निजी विद्यालय जो कर, ऐसा नहीं है कि सारे विद्यालय कर रहे हैं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें यह पता है कि जो अध्यापक है वो कितना परिश्रम कर रहा है, वो किस तरह से अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहा है, पूरी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है। वो विद्यालय इस तरह की कोई उन्होंने हरकत नहीं की, उन्होंने वो वेतन भी पूरा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कितने, सोच के देखिएगा एक बार कि आप बाकी विषयों पर भी या तो मुंह खोलिए या फिर आपका पूरा, आप सोचिए कि आपका पूरा ध्यान उस तरफ चला गया है जिसका प्रभाव आपके बच्चों के भविष्य पर होगा। क्योंकि जो आदमी रात को इस बेचैनी में सोएगा कि कल क्या होगा, मैं कहां से ईएमआई दूंगा, मैं कहां से क्या करूंगा, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा, किस मनस्थिति में पढ़ाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि प्रश्न आपके बच्चे के भविष्य की बात नहीं है, पूरे देश के भविष्य का है। शिक्षा, जिसे इस देश में सबसे पीछे का मान लिया गया है, इस देश के भविष्य का निर्माण वहीं से होता है। विद्वान यही कहते हैं कि किसी देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है, किसी देश को यदि आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा की उन्नति आवश्यक है। लेकिन हमारे देश में बाकी सब जगह उन्नति हो रही है, कोई विरोध का स्वर नहीं है, सिर्फ शिक्षा। 5 महीनों का आकलन कर लीजिएगा, आकलन करने के बाद मेरी बात पर विचार कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा
कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। नमस्कार।